नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 24 का। तो 23 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो 24 में अब आगे की बात करेंगे। देखिए, अबाउट पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 23 तक में लेंस के बारे में काफ़ी सारा स्टडी किए थे। अब उसी से आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं पावर के बारे में। तो यहाँ पर पावर हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करेंगे, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ये लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, या फिर कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो कोई लेंस हो सकता है, कोई मिरर हो सकता है, या फिर कोई रिफ्रैक्टिव सरफेस हो सकता है। ओके, तो द ऑप्टिकल पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज ए लेंस, मिरर और ए रिफ्रैक्टिव सरफेस, we mean the ability of the instrument to deviate the path of the rays passing through it। पावर का क्या मतलब है कि ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे लेंस हो, मिरर हो या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो रे आपकी आ रही है वो कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है। जितना ज्यादा डेविएशन उस रे में होगा, हम कहेंगे कि उसका पावर उतना ज्यादा है। ठीक है, तो इसी बात को लिखा गया है कि वी मीन द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, माने इंस्ट्रूमेंट की वो काबिलियत, टू डेविएट द पाथ ऑफ द रेस, जो रेज के पाथ को कितना डेविएट कर सकता है, वही उसके पावर के रूप में जाना जाता है। इफ द इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जेस द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल रे आ रही है और इंस्ट्रूमेंट से पास करने के बाद वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट की ओर वो मिलने को जा रही है, तो फिर आप कहेंगे कि इसका पावर पॉजिटिव होगा। और ठीक इसके विपरीत, अगर पैरेलल रे आ रही है और इंस्ट्रूमेंट से पास करने के बाद वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है, डाइवर्जिंग सेंस बन रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि उसका पावर कैसा होगा, निगेटिव होगा। ओके, ये बात हमेशा याद रखेंगे। कन्वर्जिंग बिहेवियर जहां भी आएगा पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग बिहेवियर जहां भी आएगा पावर विल बी निगेटिव। तीसरी बात, जितना कम फोकल लेंथ होगा, द शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस और मिरर, द मोर इट कन्वर्जेस और डाइवर्ज द लाइट, मीन्स मोर पावर। ओके, जितना कम फोकल लेंथ होगा, लेंस या मिरर क्या करेगा, उतना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेबिलिटी रखेगा, तो कहेंगे उसका पावर भी उतना ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा। सो आप लिख सकते हैं, इफ f1 इज लेस देन f2 देन p1 विल बी ग्रेटर देन p2। f1 कम है तो फिर वो जो वन इंस्ट्रूमेंट होगा उसका पावर ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 2। मैथमेटिकली अगर आप इसको एक फॉर्मूला वाइज देखेंगे, जो आपको डिफरेंट प्लेसेस पर मिल भी जाता है, पावर इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ, है ना। तो डायोप्टर में इसका ये यूनिट आएगा पावर। जब हम डायोप्टर में इसको हम डिनोट करते हैं तो फिर 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एंड दिस फार्मूला विल बी वैलिड फॉर लेंसेज। और पावर इन डायोप्टर विल बी -1/f, f ऑल्सो इन मीटर, एंड दिस फार्मूला विल बी फॉर मिरर्स। ओके, मिरर के लिए -1/f याद रखिएगा, और लेंस के लिए +1/f याद रखिएगा। अगर मीटर में लिखते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ, तो ये फॉर्मूला 1 अपॉन करना है। अगर फोकल लेंथ आपने सेंटीमीटर में किया हुआ होता तो फिर 100/f इन सेंटीमीटर आप लिख सकते थे। तो यहीं पर अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100/f इन सेंटीमीटर, एंड दिस इज -100/f इन सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो ऊपर में आपको 100 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मिरर के केस में -1/f याद रखेंगे, f इन मीटर। लेंस के केस में +1/f f इन मीटर, या फिर 100/f इन सेंटीमीटर फॉर लेंसेस, या -100/f इन सेंटीमीटर फॉर मिरर्स, एंड सो। अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए बात आ जाएगी तो वहां पर हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, रे डायग्राम से देखना पड़ेगा कि रे कन्वर्ज हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है। अगर कन्वर्ज हो रही होगी तो पावर पॉजिटिव में हम लिखेंगे, फोकल लेंथ को निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से पॉजिटिव पावर बताएंगे। और अगर वो डाइवर्ज हो रही होगी तो फिर निगेटिव पावर में हमको आंसर करना होगा, और बाकी मैग्नीट्यूड वाइज 1 अपॉन फोकल लेंथ ही होगा, फोकल लेंथ इन मीटर। तो जैसा आएगा सवाल तो उसमें हम बता देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आपको कंपैरिजन पर्पज से दिया हुआ है, सो आप देख लें फटाफट। नेचर ऑफ लेंस या मिरर, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर। देखिए, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर जो होता है, ये दोनों कन्वर्जिंग बिहेवियर का होता है। सो कन्वर्जिंग बिहेवियर है तो इनके पावर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, कन्वर्जिंग बिहेवियर हो गया।
फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ये याद रखेंगे। और जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पावर का लेंस के लिए, तो PL लिखा हुआ है, सो 1/f, तो f चूंकि पॉजिटिव था तो PL भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और PM जब लगाएंगे -1/f, f जब निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो PM पॉजिटिव हो जाएगा f निगेटिव होने के केस में, ये आप समझ सकते हैं। उसी तरह से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों डाइवर्जिंग बिहेवियर के होते हैं। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों डाइवर्ज करता है, फोटो में देख सकते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर देखिए किस तरह से कन्वर्ज कर रहा है रे को, इसीलिए इनके कन्वर्जिंग बिहेवियर हैं, पावर पॉजिटिव है, लेकिन इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है। ठीक इसका विपरीत कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस जो है देखिए आपका डाइवर्जिंग बिहेवियर है और कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्जिंग बिहेवियर है। दोनों के फोकल लेंथ आपको देखिए यहाँ पर, इसमें पहले वाले जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, और जो ये कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, तो इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। लेकिन फार्मूला वाइज जब आप देखिए डाइवर्जिंग है दोनों, तो दोनों का पावर होना चाहिए नेगेटिव, तो जब आप फार्मूला वाइज रखेंगे PL = 1/f, f अगर निगेटिव हो गया, जैसे यहाँ निगेटिव हो गया तो पावर निगेटिव हो जाएगा, और PM -1/f, तो 1/f, f अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो पावर भी निगेटिव हो जाएगा, वो इस केस में आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, f इज पॉजिटिव, इस चौथे केस में f इज पॉजिटिव, तो -1/, पॉजिटिव सो नेगेटिव, सो PM इज नेगेटिव। ओके, सो ओवरऑल ये याद रखना है, कन्वर्जिंग नेचर पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग नेचर पावर नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर एक ही तरह के नेचर के होते हैं, कन्वर्जिंग नेचर के, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरह के नेचर के होते हैं, मतलब डाइवर्जिंग नेचर के, उनके पावर्स आपको निगेटिव आ जाता है। ठीक है, बाकी फोकल लेंथ आप समझते हैं, कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव, कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। फिगर से साफ पता चलता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इन्हीं सब को कंक्लूजन के रूप में इन जनरल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर हैव पॉजिटिव पावर और they are converging in nature. Concave lens and convex mirror have negative power और they are diverging in nature. इन्हीं बातों को वहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया गया है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर एक जैसे बिहेवियर के होंगे, कैसे, तो कन्वर्जिंग, और पावर इनका क्या होगा, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों एक नेचर के होंगे, कैसा नेचर, तो डाइवर्जिंग, और इनके पावर क्या होंगे, निगेटिव पावर। तो यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे देखते। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़िए। फॉर ए गिवन लेंस द मैग्निफिकेशन वाज फाउंड टू बी ट्वाइस एज लार्ज एज व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज 0.15 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट एज व्हेन द डिस्टेंस वाज 0.2 मीटर, फाइंड पावर ऑफ द लेंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंस है और उससे जब आप 0.15 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब जैसे ये O1 है ना, फर्स्ट केस में जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तब जो आपको इमेज प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए I1 इस तरह से ये प्राप्त हो रहा है, और आप जानते हैं f और 2f के बीच में रखिएगा तो इधर 2f डैश के बाहर बनेगा और बड़ा बनेगा, तो ये लार्ज बना है थोड़ा I1 यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग, तो इसका मैग्निफिकेशन जो हो गया वो M1 हो गया। और कहा कि सेकेंड केस में जब आपने इसको रखा थोड़ा और दूरी पर, मतलब 0.2 मीटर की दूरी पर जब आपने रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपने 2f से इसको बाहर कर दिया होगा, जिससे क्या हुआ होगा, इसका इमेज जो हुआ होगा और छोटा बन गया होगा, f डैश और 2f डैश के बीच में कहीं पे बन गया होगा, मैग्निफिकेशन कम हो गई होगी। तो कहता है कि फर्स्ट केस में जो मैग्निफिकेशन है वो सेकेंड केस के मैग्निफिकेशन का डबल है। ठीक है, मतलब M1 जो है वो 2 टाइम्स M2 है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर पावर बताइए। तो कहने का मतलब है कि घुमा फिरा के आपको इसका फोकल लेंथ पता करना है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, और अगर फोकल लेंथ पता चल गया तो फिर पावर आप निकाल सकते हैं। तो ये जो दो कंडीशन दिया हुआ है इसको हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये O1 हो गया यहाँ पर आपका फर्स्ट केस का, जब आपका U1 जो डिस्टेंस था वो 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, और जो इमेज बना होगा ये V1 डिस्टेंस पर यहाँ पर ये I1 इस तरह से बना हुआ है। सेकेंड केस में जब ये 20 सेंटीमीटर इधर आ गया
तो फिर जो इसका इमेज बना वो इस तरह से कुछ छोटा बन गया, जो V2 डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पर ले लिए। सभी चीज़ मैग्नीट्यूड वाइज लिखी गई है। M1 जो हो गया आपका फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन हो गया, सो V1/U1 हो जाएगा। M2 जो हो गया वो सेकेंड केस का मैग्निफिकेशन हो गया, सो V2/U2 मोड लगा दिए हम लोग। और U1 का मैग्नीट्यूड फर्स्ट केस का 15 सेंटीमीटर, U2 सेकेंड केस का 20 सेंटीमीटर, वो सब मेंशन किया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि मैग्निफिकेशन इज ट्वाइस एज लार्ज, है ना। तो फिर जो फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन है दैट इज 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकेंड केस। तो इस तरह से ये सारे सिचुएशन दिए हुए, अब हमको इसको फॉर्मूले में बस पुट करना है ढंग से और फिर सॉल्व कर देना है। तो देखिए बच्चों, सिंपल था। यहाँ पे M1 जो वैल्यू है आपका ये V1/U1। अब चूंकि आप देख सकते हो यहाँ इतने डायग्राम बता दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि M1 और M2 दोनों का साइन तो सेम ही होगा, निगेटिव ही होगा। तो मॉड लेने की कोई बात नहीं, मॉड आप हटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है। क्योंकि फर्स्ट केस में भी आपका अपोजिट देखिए उल्टा इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, सेकेंड केस में भी इन्वर्टेड बन रहा है। सो M1 इज निगेटिव एंड M2 इज ऑल्सो निगेटिव, दोनों का साइन सेम है, तो आप मॉड हटा सकते हैं। हटाने के बाद अपना जो भी है आप V1/U1 और ये 2 टाइम्स V2/U2 उसको रखिए। U1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 15 है, तो -15 देखिए। U1 और U2 जो भी है दोनों का साइन जो होगा एक जैसा ही होगा, तो दोनों का साइन निगेटिव होगा, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप रख दीजिए उसको, दोनों को निगेटिव, -15 इधर, -20 इधर। सॉल्व कर दीजिए, आपको V1 V2 में एक रिलेशन दिख जाएगा, 2V1 = 3V2। ये एक नंबर इसको मान लीजिए। उसके बाद आप सीधा सीधा लेंस फार्मूला को यूज़ करिए फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में। तो फर्स्ट केस में जैसे आप यूज़ करते हैं 1/V - 1/U = 1/F, उसमें फर्स्ट केस में आपका ये क्या हो गया, V1 हो गया, V तो 1/V1 हो गया। बाकी U आप पुट कर दीजिए -15 और F इसका कुछ ना कुछ रहेगा, सो रहने दीजिए। और उसके बाद V1 को निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट कर लिए, इन टर्म्स ऑफ F आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड केस में आप फिर से लेंस फार्मूले को यूज़ कीजिए, 1/V - 1/U = 1/F, और उसमें भी V की जगह फिर आप क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। बाकी U की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला U2 20 सेंटीमीटर का माइनस लगा के, तो वो सब रखिए और V2 को सॉल्व कर लीजिए। तो V1 V2 आ गया, और उसके बाद वो जो 1 माने थे उसमें V1 V2 को पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, और जब आपको फोकल लेंथ पता चल गया तो पावर निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। सेंटीमीटर में है तो 100/F इन सेंटीमीटर, यूनिट आ जाएगा डायोप्टर, कैपिटल D से लिखते हैं इसको। सो 100/10 D, सो दिस बिकम +10D। ओके, तो 10 डायोप्टर इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं था, इनडायरेक्टली आपको फोकल लेंथ निकालने को कहा गया। बाकी सिचुएशंस दिए हुए थे, तो आप समझ सकते हैं डायग्राम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और उसके बाद आप फार्मूला में सीधा सीधा पुट करें ढंग से तो आ जाएगा। एक बार इसको खुद से बना करके अच्छे से चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर ये ना तो लेंस है ना तो मिरर है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पावर के बारे में है। स्फेरिकल कन्वेक्स सरफेस कह रहा है सेपरेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 4/3 if radius of curvature of the surface is 10 cm then find power। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जिंग बिहेवियर का है या डाइवर्जिंग बिहेवियर का। कन्वेक्स बोला हमने, कन्वेक्स इस तरह से बना दिया। स्फेरिकल कन्वेक्स सरफेस सेपरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस को। तो एक तरफ हमें ऑब्जेक्ट लेना है और इधर कहीं पर उसका इमेज बनेगा। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा 1 है, तो मान के चलिए ये एयर है तो 1 होगा। और इधर का जो दूसरा मीडियम है, तो इसको मान लीजिए आप 4/3 है, तो वाटर हो सकता है या कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है। तो हमने W ले लिया, 4/3 W के जैसा होता है। तो इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए जो 10 सेंटीमीटर दिया, तो हम यही मान के चलेंगे कि इस तरह से यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं R बनेगा, ये जो 10 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, C हो गया यहाँ पर। तो हमें बस ये देखना है पावर। तो इसके लिए वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ निकालना होगा। हमें ये एज्यूम करना होगा कि अगर पैरेलल रे आती है, ठीक है, तो वो देखिए इस जगह को ऐसे मिला दीजिए, नॉर्मल हो गया। अब इधर रेयर हो गया, इधर डेंसर हो गया, तो रेयर टू डेंसर अगर सीधी जाती तो ऐसी जाती, लेकिन अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो ये इस तरफ कहीं पर बेंड किया और मान के चलिए कि यहाँ पर कहीं पर कट किया, तो यहीं पर वही, तो यही इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा। और इसी को फाइंड करेंगे हम लोग। और इसको अगर फाइंड कर लिया
तो पावर मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गया, u टेंस टू आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी इस तरफ, और जो v होगा दैट v टेंस टू आ जाएगा आपका वही फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव में आएगा। तब आप फॉर्मूला इसमें रख दीजिए, जैसे इंसिडेंट रे इधर है जो कि रेयर मीडियम में है, म्यू वन में फॉर्मूला आपका चलेगा म्यू टू से, तो याद होगा आपको म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर का फॉर्मूला होता था ऐसे केसेस में। तो म्यू टू वैल्यू पुट करेंगे 4/3, वी की वैल्यू पुट करेंगे एफ, फिर म्यू वन आपका 1 हो गया, यू माइनस इन्फिनिटी म्यू टू 4/3 म्यू वन 1 एंड द आर वैल्यू इज गिवन एज 10। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3f ये खत्म हो गया 0 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 1/3 और नीचे हो गया 30, तो आप इसे कैंसिल करें 10 आ जाएगा वापस, और फिर उसके बाद f एंड दिस इज 40, सो f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, सो ये कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखा रहा है, यहाँ पे पैरेलल रे आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कट कर रही है, इधर से भी रे जाएगी तो ऐसे ही कट करेगी, सो दैट विल बी लाइक कन्वर्जिंग बिहेवियर। सो पॉजिटिव पावर, तो पॉजिटिव पावर हमारा चलेगा, सो आप प्लस साइन के साथ ही 1/f लिखेंगे बिकॉज f इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो प्लस में ही आना है। सो 1/40 सेंटीमीटर है, तो इसे आप ऐसा करें कि 100/f इन सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 100/40 सो विच बिकम 2.5 डायोप्टर, और ये प्लस में रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्लस 2.5 डायोप्टर। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से पढ़िए, क्या दिया हुआ है, थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेंस हैज ऑप्टिकल पावर -5 डायोप्टर इन एयर। एयर में कहता है -5 डायोप्टर था, कैलकुलेट इट्स ऑप्टिकल पावर इन ए लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में जब आप इसको डाल दिए विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो फिर इसका नया पावर क्या बनेगा। डेफिनेटली है कि अगर आपने इसको किसी लिक्विड मीडियम में डाल दिया तो इसका फोकल लेंथ चेंज करेगा, और फोकल लेंथ चेंज करेगा तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी पावर भी बदल जाएगी। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट लें, फिर मैं बना देता हूँ। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्टिकल पावर इन एयर दिया हुआ है -5d। निगेटिव पावर मतलब लेंस कैसा होगा, कनकेव होगा, ये कंफर्म हो गया इस निगेटिव के चलते। कॉरस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ इन एयर कैन बी गिवन एज, तो एयर में पहले फोकल लेंथ निकालेंगे हम लोग, PL इक्वल टू 1/FA आपको पता है, तो -5d यहाँ पे डालिए और 1/FA FA कैलकुलेट करेंगे, तो निगेटिव ऑफ 1/5 आ जाएगा इन मीटर। सेंटीमीटर में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 100/5, सो -20 सेंटीमीटर आपका F इन एयर आ गया। तो ये एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हो गया है -20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जो फोकल लेंथ का जो हमारे पास जो फार्मूला होता है लेंस मेकर्स फार्मूला, तो 1/FA इक्वल टू एयर में रख रहे हैं तो a म्यू जी -1 इंटू 1/r1 -1/r2, r1 r2 आप समझ रहे हैं, इधर का कर्वेचर इधर का कर्वेचर r1 r2, ये एक इक्वेशन इसको इस्तेमाल लीजिए। FA आपका निकल चुका है, -20 जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे। जब आप कहते हैं कि इस लेंस को आपने किसी मीडियम में डाल दिया, किसी लिक्विड मीडियम में, जिस म्यूएल क्या है उसका 1.6 है, तो फिर यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो गया होगा उसको देखना पड़ेगा आपको। तो 1/FL इक्वल टू, अभी ये आपका लिक्विड हो गया इधर और ये हो गया आपका ग्लास, तो L म्यू जी लिखना पड़ेगा, फिर -1 एंड 1/r1 -1/r2, तो वो तो जो था सो रहेगा r1 r2, तो ये वाला r1 और ये वाला r2 जो एज इट इज रहेगा एयर में भी और लिक्विड मीडियम में भी। तो फ्रॉम 1/2 ये सब काम पहले भी किए थे हम लोग, तो 1/2 करेंगे तो ये FA नीचे रहेगा और FL ऊपर आ जाएगा, तो FL/FA a म्यू जी -1/L म्यू जी -1 हो जाएगा। a म्यू जी जो है आपका वो वही 1.5 ये है, और L म्यू जी जो है गया वो म्यू जी बाय म्यू L मतलब 1.5/1.6, तो उसको आप इस तरह से रख सकते हैं। और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं तो 0.5/1.5 -1.6/1.6, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा 0.5 इंटू 1.6, और ये वाला माइनस होकर -0.1 आ गया, और ये इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए तो 0.8 आ जाएगा, और इधर ये -1, सो -8 आपको यहाँ पर ये रेशियो आया। सो FL बिकम -8 टाइम्स FA,
और एफ ए की वैल्यू जो हम लोग निकाले थे -20, उसे आप वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो -8 इंटू -20 160 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए म्यूजी 1.5 है और आपने इससे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में इसको डाला हुआ है। तो कभी भी इस तरह का बिहेवियर होता है तो क्या होता है, नेचर बदल जाता है। जो ये डाइवर्जिंग नेचर का था अब ये कन्वर्जिंग नेचर का बिहेव करेगा, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगी। सो आ गई पॉजिटिव फोकल लेंथ, है ना। और अब पावर, तो पावर में क्या करना होगा यहाँ पर आपको, चूंकि आपको इस मीडियम में पावर निकालना है। सो पावर इन लिक्विड मीडियम, तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा आपका चेंज होगा। अगर एयर में आप पावर निकालते थे तो 1/f लिखते थे लेंस के लिए, लेकिन अगर आप किसी लिक्विड मीडियम में निकालिएगा तो लिक्विड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एयर में चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है इसलिए मेंशन नहीं करते, 1/, सीधा f लिख देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो लिक्विड मीडियम में यहाँ पर आपका μl/f, f इन लिक्विड जो भी आया होगा वो आप लिखेंगे। और लेंस के लिए है इसलिए प्लस रहेगा, वही अगर मिरर रहता तो माइनस हो जाता एज यूजुअल। सो ये फार्मूला प्लस साइन के साथ ऐसे लिखना है। तो μl इसका क्या था 1.6 है, और fl जो आपने निकाला हुआ है यहाँ पर अगर आपने 1.6 यूज किया, ये मीटर होगा, इसे मीटर में बदल लीजिए, मीटर में बदलिएगा तो ये भी 1.6 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ भी 1.6 है, सो दोनों मिलके +1 डायोप्टर कहलाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा +1 डायोप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि पावर जब आपको किसी लिक्विड मीडियम में निकालना होगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर, ये करना पड़ेगा। नॉर्मल आपने जो पढ़ा है वो एयर में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपने 1/f लिख देते हैं डायरेक्ट। तो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लेकिन जब किसी मीडियम का बोलेगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कटिंग ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको भी। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 पार्ट्स अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस को 2 तरह से कट किया जा रहा है। एक कह सकते हो आप हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हो, एक वर्टिकल कट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल कट जो हो गया ये यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट हो गया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। देन द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ इट्स ईच पार्ट डू नॉट चेंज। तो अगर आप इसको इस तरह से कट करते हो तो ये 2 पार्ट में जैसे बढ़ जाएगा, एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट यहाँ हो गया। तो पहले वाले की फोकल लेंथ अगर f थी और पावर p थी, तो बाद में भी जो हाफ पार्ट आपका बचेगा उसकी भी फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पहले यहाँ पर था r तो अभी भी r रहेगा, या r1 r2 तो r1 r2 अभी भी रहेगा। इसलिए फोकल लेंथ पर अंतर नहीं पड़ेगा, और जब फोकल लेंथ नहीं चेंज करेगा तो पावर भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर है, अगर आपसे पूछे कि इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है उसकी इंटेंसिटी और इसके द्वारा जो इमेज बन रही है उसकी इंटेंसिटी, तो वो उस पर जरूर फर्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों पार्ट मिल करके वो इमेज बना रहे हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक पार्ट से केवल अगर काउंट करोगे तो वो कम ब्राइटर दिखेगा। ऑफ कोर्स वो आधी लाइट को ही इस्तेमाल करेगा, तो वो इमेज की इंटेंसिटी आपकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें आई मान लो, तो इसके द्वारा जो इंटेंसिटी आपको बनेगा वो I/2, चूंकि हाफ लाइट ही आपका वो जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर इसके लिए कह सकते हैं, और ये भी जो बनाएगा इंटेंसिटी I/2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 पार्ट्स अलोंग डायमीटर, मतलब इस बार डायमीटर के अलोंग अगर आप कट कर रहे हो, एक तरह से वर्टिकल कट कर सकते हो। तो इस तरह से कट करना है कि वो बन जाए कैसा, प्लेनो कॉन्वेक्स along diameter, then each part is a plano convex lens and the focal length of each part is given as। तो इस केस में आपका फोकल लेंथ इस बार चेंज होगा, क्योंकि दोनों तरफ के जो रेडियस है अभी r मान के चलिए, तो एक तरफ तो r होगा, दूसरी तरफ इंफिनिटी, और वही दूसरे के साथ भी एक तरफ इंफिनिटी एक तरफ r। सो चेंज हो जाएगा इस पर फोकल लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपने हाफ अगर बीच से इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया along the diameter, तो फोकल लेंथ आपकी डबल हो जाएगी प्रीवियस के वैल्यू, और पावर उसके चलते हाफ हो जाएगी। ओके, अगर आप इसको साबित करना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं इस तरह से
कि जैसे कि हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करते थे, जैसे इस केस में आप रखिएगा तो 1/f इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1/r माइनस 1/-r। ये पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरह से -1/-r रख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो f यहाँ पे निकलता है r/2 टाइम्स ए म्यू जी माइनस 1। उसी प्रकार से जब इसके एक पार्ट के लिए अगर आप काम करोगे तो 1/f डबल डैश आएगा, और ये ए म्यू जी माइनस 1 और 1/r एक तरफ का, दूसरे का 1/इंफिनिटी प्लस या माइनस रख सकते हैं। ये पार्ट 0 हो जाएगा और इसे आप सॉल्व करते हैं f डबल डैश r/ए म्यू जी माइनस 1। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो साफ पता चल जाता है कि f डैश जो हो गया है वो 2 टाइम्स f हो गया है। ठीक है, तो जो नया आपका f डबल डैश जो हुआ है वो 2 टाइम्स f हो गया है। तो f डबल डैश जो नया फोकल लेंथ आया है इस पार्ट का, वो पुराने फोकल लेंथ का आपका डबल वैल्यू दिखाएगा। तो f डबल डैश इज 2f, और पावर जो होता है 1/f, तो p डबल डैश इज 1/f डबल डैश, एंड f डबल डैश इज 2f एंड 1/f वाज p, सो दिस इज p/2। ओके, तो ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो जाता है, आप करके देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मेंशन कर सकते हो कि ये जो फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने यहाँ पे कट किया था, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज के बारे में बात की थी, तो वो भी यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी लाइट जो होगी पास कर रही है तो वो अभी भी यहाँ से भी पास करेगी, तो इंटेंसिटी का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जो बनाएंगे वो इमेज उतना ही ब्राइटर होगा जितना कि इस केस में आपका ब्राइटर हो रहा था। ठीक है, लेकिन आपका फोकल लेंथ चेंज हो गया है, तो हो सकता है वो प्लेस अपना चेंज कर दे। इमेज जहाँ इस केस में बन रहा था अब इस केस में कहीं और बनेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ भी बनेगा आपकी ब्राइटनेस जितनी इसमें थी उतनी ही इसमें भी रहेगी, है ना। सारा का सारा आपका जो भी लाइट इसमें पास कर रहा था तो वो इसके थ्रू भी पास कर रहा है। सो इमेज की इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस तरह से ये भी कट करते हो और क्या करते हो, दोनों पार्ट जो ऐसा हुआ है इसको आपने उलट करके नीचे वाले पार्ट को उलट के और सामने में साथ में कांटेक्ट में रख दिया, कुछ ऐसा रख दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट जो होता है ये हमेशा अपने बेस की ओर मोड़ता है, नीचे की तरफ, ये भी मोड़ता है इधर ऐसे ऊपर की तरफ। लेकिन जब आप इसको उलट के ऐसे रख रहे हो तो देखो ये वाला भी अपने नीचे की तरफ मोड़ा और ये वाला भी अपने नीचे की तरफ मोड़ेगा। ओवरऑल रिजल्ट ये हो जाएगा कि आपका एक जगह इधर से कोई भी लाइट रे जा रही है तो वो एक बार इधर बेस की तरफ नीचे को मुड़ेगी और फिर सेकंड से पास करेगी तो फिर ये अपने बेस की तरफ ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, तो वो टोटल डेविएशन बनेगा ही नहीं। मतलब कि पैरेलल रेज जो आएंगी, जो रेज आएंगी वो पहले के पैरेलल ही निकल जाएगी। ठीक है, तो कोई डेविएशन नहीं हो पाएगा फिर इस केस में। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो एक का फोकल लेंथ जितना प्लस करेगा दूसरे का उतना ही माइनस कर देगा, ओवरऑल रिजल्ट आपका पावर 0 हो जाएगा। फोकल लेंथ अगर ओवरऑल निकालोगे तो इन्फिनिटी आएगी। तो देर इज नो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इन दिस केस, सो पावर नेट पावर इज 0 एंड f is 1/p, so 1/0 is almost tends to infinity। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर आपने कम्बिनेशन को इस तरह से पलट के रख दिया है तो फिर चूंकि जिसका इसका भी f था और इसका भी f था, लेकिन इसका भी f उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए ओवरऑल मिल करके वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो टोटल डेविएशन बनेगा नहीं। हालांकि वो लेटरल शिफ्ट हो सकता है, जैसा एक रेक्टेंगुलर कांच की प्लेट में होता था, तो वो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उससे कोई डेविएशन नहीं आएगा। सो नेट पावर इज 0। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी देखे गए हैं, तो यहाँ तक कवर करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब नोट करके यहाँ पर ये कुछ 2 बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान में इसको लिख लीजिए। इसके प्रूफ अभी ज़रूरी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कभी कभी देखा जाता है नीट के एग्जामिनेशन में, कभी कभी एक आध क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव इस तरह से आ जाते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ेगी। अगर P1 एंड P2 बी द पावर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। ठीक है, जैसे कि थिक लेंस आपको कोई दे दिया जिसका कि पहला वाला सरफेस का पावर P1 हो गया, दूसरे वाले का P2 हो गया, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस आपका T दिया हुआ है। तो फिर ऐसे केस में जो पावर ऑफ सच थिक लेंस आपको आएगा कैलकुलेट करके, वो आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो ये फार्मूला इसको बस अच्छे से याद रखिए, P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू T बाई म्यू। ओके, इंटू T बाई म्यू, ये वाला म्यू एक नीचे में आ जाएगा। P1 P2 इंटू T तक बच्चे याद रखते हैं, लेकिन म्यू नहीं भूलना है, म्यू से भी वहाँ पे डिवाइड करना है, ध्यान रखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिन लेंसेस इन कांटेक्ट हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, उसमें जो पावर अब आपका निकल के आएगा वो पावर सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। सो समेशन साइन के साथ इस तरह से दिखा सकते हैं आप। और मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर पूछा कि ओवरऑल कितना मैग्निफिकेशन हुआ इमेज का,
तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। तो मैथमेटिकली सिम्बोलिकली इस तरह से उसको दिखाते हैं। व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, तो ये वाला पार्ट भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में काम किया है उस पर। तो इसमें जो फार्मूला आता था उसके आधार पर अब जो p आएगा वो p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 p2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर था p1 p2 इंटू t बाय म्यू। तो यहाँ पर जो कि एयर ही है म्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पर मीडियम होता तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर नीचे आ सकता था, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन वो वही m1 इंटू m2 आ जाएगा। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग एक बात ध्यान में रखने वाली है वो क्या है, सो देखिए ये एयर के लिए ही एक्सप्लेनेशन है सारा, सो ध्यान रखिएगा कि अगर F1 प्लस F2 ग्रेटर देन D हो जाता है, F1 प्लस F2 ग्रेटर देन D हो गया, तब तो कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। आप फार्मूले में रखोगे आपका P जो आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये F1 प्लस F2 इक्वल टू D हो जाता है तो फार्मूले में रखिएगा P 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी ग्लास प्लेट की तरह वो बिहेव करेगा। और ये कनकेव लेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है अगर F1 प्लस F2 इज स्मॉलर देन D। D आपका काफ़ी लार्ज वैल्यू हो, यहाँ पर पावर फिर आपका निगेटिव बन जाएगा अपने आप, सो दैट कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। F1 प्लस F2 अगर ग्रेटर देन D हुआ तब तो कन्वेक्स लेंस है, मतलब कि D आपका थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। D अगर F1 F2 के बराबर हो गया तो फिर ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा, इसकी ओवरऑल पावर 0 हो जाएगी। और अगर कॉनकेव लेंस मतलब D अगर बहुत ज़्यादा आपने ले लिया तो फिर कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस, ये ध्यान रखिएगा। सो कम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही कन्वेक्स आएगा, और एक प्रॉपर डिस्टेंस F1 प्लस F2 अगर D आपने रखा हुआ है तो फिर रे डेविएट नहीं होगी, पैरेलल रे पैरेलल ही फाइनली बाहर जाएगी। और कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा अगर आपने D F1 प्लस F2 से ज़्यादा ले रखा हुआ है तो फिर कॉनकेव। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है, तो इनको यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पर अबाउट लेंस विथ वन सिल्वर सरफेस। लेंस है उसके एक पार्ट को आपने अगर सिल्वर कर दिया, मतलब मिरर की तरह वो अब काम करेगा, तो उसको कैसे करना है। तो इसको लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इफ द बैक सरफेस ऑफ ए लेंस इज सिल्वर्ड एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, तो फिर क्या होगा। जैसे कोई लेंस है और इसके बैक सरफेस को आपने सिल्वर कर दिया और किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखा, तो क्या होगा। यहाँ से जो रे देखिए इस तरह से जाएगी, लेंस के पहले वाले सरफेस पर आएगी। सो फर्स्ट लाइट विल पास थ्रू द लेंस एंड इट विल फॉर्म द इमेज I1। तो यहाँ पर ये जो भी फेनोमेनन होगा उसको यहाँ पे 3 पार्ट में इस तरह से दिखाया जाता है। पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि जो आपका लाइट रे जा रहा है तो वो एक I1 इमेज को फॉर्म करता यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइट विल पास थ्रू द लेंस एंड इट विल फॉर्म द इमेज I1 लाइक दिस। सेकेंड, द इमेज I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सिल्वर्ड सरफेस। अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट ने जो भी ये I1 इमेज बनाया, अब ये I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर दिस सेकेंड सिल्वर्ड सरफेस, इस तरह से। तो यही जो I1 है ये इस तरह से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इंसिडेंट रे I1 को यहाँ पे टच करती, और ये इस तरह से अब फिर I2 इसका इमेज बनेगा बाय सिल्वर्ड सरफेस, मिरर की तरह। तो सेकेंड, द इमेज I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सिल्वर्ड सरफेस विच एक्ट्स एज कर्व्ड मिरर एंड फॉर्म्स एन इमेज I2 ऑफ ऑब्जेक्ट I1। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट I1 के लिए इमेज I2 बना। अब ये वाला जो बनेगा I2, अब ये क्या होगा कि फिर वापस लेंस के इस फर्स्ट वाले पार्ट से फिर से बाहर आएगी रे, तो इस तरह से वो बाहर आती इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो I2 बना है वो I2 इस तरह से हो गया, और फिर वो लेंस से एक बार फिर से वो मुड़ेगी, और फिर फाइनल इमेज आपका I3 यहाँ पर फॉर्म होगा। तो वही बात है, फाइनली द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिल्वर सरफेस, सिल्वर सरफेस से जो लाइट यहाँ पर ये देखिए जो आ रही है, विल अगेन पास थ्रू द लेंस एंड लेंस विल फॉर्म फाइनल इमेज I3 ऑफ ऑब्जेक्ट I2। इस I2 का एक बार फिर से इसको ऑब्जेक्ट की तरह ये लेंस ट्रीट करेगा, और फिर जाके फाइनल इमेज आपका एक I3 प्राप्त होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि पहले तो ये फर्स्ट वाले सरफेस पर लेंस ऑपरेट होगा, फिर ये मिरर की तरह जो सिल्वर सरफेस आपने किया है वहाँ पर ऑपरेट होगा, 2 बार डेविएशन हो गया, और फिर जब बाहर आएगा तो फिर से ये लेंस पर एक और रिफ्रैक्शन होगा, तो 2 बार लेंस एक्टिव होगा, और एक बार आपका ये कर्व्ड सरफेस मिरर एक्टिव होगा। सो ओवरऑल जब आप नेट पावर लिखेंगे तो पावर हमेशा ऐड होता है, सो PL प्लस PM प्लस PL। तो पहले वाला PL इसकी वजह से, फिर PM इसकी वजह से, और फिर PL ये लास्ट में जो फाइनल आपका रिफ्रैक्शन हुआ है और फाइनल इमेज बना उसकी वजह से।
तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ PL जो काउंट करेंगे वो 1/FL आएगा, और 1/FL जो लेंस फार्मूला आप लगाते थे μ-1 1/R1 1/R2, तो उस हिसाब से काउंट करेंगे। और PM जो होगा वो पावर ऑफ द मिरर के लिए -1/FM वो फार्मूला चलेगा, और FM को वहाँ पर आपको R2/2 लिखना होगा, क्योंकि मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ करोगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाती है। तो ये R2 आप देख सकते हैं, ये कर्व किया हुआ है, तो इसका आधा कर देंगे तो आपको ये फोकल लेंथ प्राप्त होगा। तो सिस्टम ओवरऑल अगर देखा जाए तो इधर ऑब्जेक्ट था, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं इमेज आपको इधर ही कहीं बना है। तो ये ओवरऑल एक कर्व मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। द सिस्टम विल बिहेव एज ए कर्व मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, और उसको f अगर निकालना होगा तो मिरर के केस में माइनस साइन यूज करते हैं, तो सो f इधर आएगा तो पावर 1/p इस तरह से दिख जाएगा। सो f इज -1/p, आप इस तरह से ओवरऑल कर सकते हो। तो p अगर यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ रख दोगे तो ओवरऑल फोकल लेंथ मिलेगा, और ये सिस्टम जो होगा एक कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। सो माइनस साइन के साथ ही यहाँ पे काम करना है आपको। तो ये वाला थोड़ा है जिसमें आप लेंस के एक पार्ट को सिल्वर कर देते हैं और वो पार्ट मिरर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर मेनली क्या है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस के थ्रू, एक बार जाते वक्त और एक बार रिफ्लेक्शन हो जाता है आपको ये मिरर के थ्रू, और फिर लास्ट में आपका ये रिफ्लेक्ट। तो 2 बार लेंस एक्टिव होगा और एक बार मिरर एक्टिव होगा। तो 2 बार आपको PL और फिर एक बार PM। तो 2 टाइम्स PL प्लस PM भी लिख सकते हैं। PL उसी तरह फार्मूले से निकालना है, लेंस मेकर्स फार्मूला, और PM आपको -1/FM और FM R2/2 करके निकालना होता है। अब इसी में कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं तो उसको देख लीजिए फटाफट, जो पूछता है आपसे एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, कुछ स्पेशल केस को यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे कि व्हेन द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कर्व सरफेस। तो इस तरह से एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसके प्लेन सरफेस को सिल्वर किया गया है और ऑब्जेक्ट को आपने सामने रखा हुआ है यहाँ पे कर्व सरफेस के सामने। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपको कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ मिलेगा वो -1/p के रूप में लिखा जाएगा, जो -R/2 μ-1 आएगा। मतलब लेंस बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ इसका होगा R/2 μ-1। एक कॉन्केव मिरर की तरह आपको लेके चलना है। और अगर आपका ये इस प्लेन सरफेस की जगह अगर आपने कर्व सरफेस को इस तरह से सिल्वर किया होता और फिर आपने प्लेन सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा होता, तो उस केस में जो आपका फोकल लेंथ बनता है वो इक्विवेलेंट टू कॉन्केव मिरर अभी भी रहेगा, और R/2 μ का इस वक्त फोकल लेंथ आएगा। अगर आपको इसको एक्सप्लेनेशन को देखना है तो जैसा आपको पीछे बताया गया कि इस केस का जो भी कॉम्बिनेशन में P आएगा, जैसा बताया आपको 2 टाइम्स लेंस का और प्लस 1 टाइम मिरर का, इस तरह से आपको लिखना है। तो मिरर तो यहाँ पर देखिए भाई R, यहाँ पर ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। सो आपका इसमें जो PM मिरर का बनेगा, सो R इन्फिनिटी, सो F इज ऑल्सो मिरर का वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो P इज मिरर के केस में था तो -1/FM, और इन्फिनिटी जैसे ही रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो PM की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होने वाली है। तो आपका ये 2 टाइम्स PL सिर्फ काउंट होगा। अब PL के लिए आपको बताया था कि ये जो लेंस के लिए है तो 1/FL जो लेंस फार्मूला आप लगाएंगे A μg, तो सीधे सीधे μ-1 लिखिए, और 1/R1 जो भी इसका R का वैल्यू होगा, ये वाली R वैल्यू, और -1/R2 तो ये वाला वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी है वैसे रह जाएगा। सो दिस बिकम μ-1/R, है ना। तो ये आप देख सकते हैं PL की वैल्यू हो गई है यहाँ पर, या 1/FL की वैल्यू हो गई है इस तरह से μ-1/R। तो इसमें पुट कर दीजिए आप। सो P जो आपका बन गया 2 टाइम्स PL, तो 2 टाइम्स PL की वैल्यू हो गई μ-1/R, एंड दिस P इज नथिंग बट -1/F। सो अगर आप F निकालना चाहते हैं, तो F निकालना चाहेंगे आप तो -1/P लिखेंगे। सो -1/P, अब P जो आपने यहाँ पे प्राप्त किया है 2 × μ-1/R, तो R को ऊपर रख सकते हैं। तो वही चीज़ आपको फिर यहाँ पे दिखता है -R/2 μ-1, आप देख सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करके उसको पुट करना है, उससे आ जाता है। और यही सेम चीज़ आप यहाँ भी करेंगे। तो इसमें मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ तो जैसे P आपका वही चीज़ है 2 टाइम्स PL एंड 1 टाइम PM। अब इसमें क्या होगा कि इस तरफ आपका R जो हो गया ये टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और इस तरफ R कुछ है
तो जो आपका एफ एम बनेगा दैट विल बी r/2। इस तरह से आपको यूज़ करना होगा। और तो पी एम क्या है, पी एम आपका हो जाएगा -1/fm। तो उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। और पी एल वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा अलग से हम लोग काम करते हैं। तो लेंस के लिए पी एल 1/fl, लेंस फार्मूला μ-1 1/r1 आप देख सकते हैं इन्फिनिटी, -1/r2 तो इस तरफ आ रहा है तो -r आ जाएगा। सो दिस बिकम μ-1 अपॉन r हो जाएगा, ये है ना, 1/fl या फिर पी एल। तो ये आ गया। और पी एम, तो पी एम को आप यहाँ पर लिखेंगे -1/fm, fm इज r/2, सो r/2, और वो भी निगेटिव में ही आएगा क्योंकि इसी तरफ आना है उसको। तो माइनस प्लस, सो 2/r। ठीक है, तो पी एम की जगह 2/r और पी एल की जगह μ-1/r। तो चलिए इसको टोटल करते हैं। तो 2 टाइम्स पी एल आ गया यहाँ पे μ-1/r, और पी एम हो गया हमारा 2/r। तो 2/r हमारा कॉमन आएगा, सो μ-1 + 1, ये कैंसिल हो गया, सो 2μ/r। तो 2μ/r आपका ओवरऑल p बन रहा है। सो p यही चीज़ बन रहा है 2μ/r। तो इससे आपका f निकल आएगा। सो फाइनली f इज -1/p बिकॉज द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए -1/p यूज़ करेंगे। तो -1/p हमने ओवरऑल निकाला हुआ है 2μ/r। तो r आपका ऊपर चला गया। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, f will become -r/2μ, which tells you that is the equivalent to a concave mirror having focal length r/2μ। तो इस तरह से आप ये फार्मूला याद रखेंगे 2pl + pm वाला फार्मूला, और अलग अलग pl और pm को आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करके पुट करेंगे। और फाइनली जब आप f लिखना चाहेंगे तो -1/p को लिखेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी केसेस हो सकते हैं जिसका डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। आप चाहें तो सबको बारी बारी से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस प्रकार का। ठीक है, बट मेनली यही दो रहता है, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे देख लीजिए। तो इसी आधार पर है बच्चों, ये भी कुछ केसेस हैं। तो इफ वन सरफेस ऑफ ए सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड देन द लेंस बिहेव्स एज ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो इसको देखिएगा, यहाँ से पता चल जाएगा कि किस तरह का बिहेवियर होगा। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ इसको देखेंगे तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेवियर करेगा। बाकी ये सब जितना भी केसेस है इसमें देखिए कन्वेक्स मिरर साफ दिख रहा है, और ये भी आपको ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, जो कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो कन्वेक्स हो जा रहा है। तो ये इन सब केसेस का हो गया। तो इस केस में अगर दिया हुआ रहेगा तो आपका फोकल लेंथ -r/2 2μ-1 हो जाएगा। ये आप उसी तरह से एक्सप्लेन करके देख सकते हैं जैसे अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको किया। तो आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो अलग से फिर उसको हम बता देंगे। प्लेन सरफेस इस तरह का रहेगा आपका, प्लेनो कॉनकेव, उसमें प्लेन को अगर कर दिया तो फोकल लेंथ ऐसे निकल के आएगी। पॉजिटिव यही बताएगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। और उसी तरह से ये वाला भी कॉन्वेक्स है, ये वाला भी कॉन्वेक्स है। इस केस में r/2μ आएगा और इस केस में r/2 × 2μ-1 आ जाएगा। तो आप ये सब खुद से करके देखिए और इसको यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और आगे का काम करेंगे। तो इसमें तो यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा काम है लेंस में, तो उसको चलिए जल्दी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करके। और फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।